नमस्कार प्यारे साथियों, राघव एजुकेशन वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोग की जो तैयारी है बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग पेट 2022 का सिलेबस कवर कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग सामान्य जागरूकता का आज 13वां पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, इस पार्ट में हम लोग संसद, राज्यसभा एवं लोकसभा के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। इन्हीं लाइनों के साथ हम अपना आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग लोकसभा को डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले का जो हमारा पार्ट था उसमें हम लोगों ने राज्यसभा से जुड़े जो आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, जो आपके जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सर्वाधिक है, उन पे डिस्कशन किया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है स्पेशली लोकसभा से जुड़े जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आपका जो संसद है उसका उल्लेख आपके 79 अनुच्छेद के तहत किया गया है। ठीक है, उसके बाद आपका जो 80 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 80, उसमें आपका राज्यसभा का उल्लेख है। ठीक है, उसके बाद आज हम लोग अनुच्छेद 81, जिसमें लोकसभा का जिक्र किया गया है, उसके बारे में देखने वाले हैं। तो याद रखिएगा 79, 80 और 81, 79, 80 और 81 अनुच्छेद आपको याद रखना है। इसके लिए सिंपली एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी, सरला की, आप याद रखिएगा सरला। ठीक है, संसद इससे बनेगा आपका, रा से राज्यसभा और ला से बनेगा आपका लोकसभा। ठीक है, सरला याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 79, सा, फिर ये 80 और ये 81। ठीक है, सिंपली याद रखिएगा सरला, 79, 80, 81। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं लोकसभा से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लोकसभा। तो लोकसभा की संरचना इसमें देखेंगे। ठीक है, तो लोकसभा का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है, याद रखिएगा, अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, और बात करें लोकसभा की, तो इसको जो है लोअर हाउस बोला जाता है, निचला सदन, या फिर इसी को लोकप्रिय सदन नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करें कि लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या होती है वो कितनी निर्धारित की गई, तो वो आपकी 552 निर्धारित की गई है। ठीक है, जिसमें से 530 सदस्य आपके राज्यों से आते हैं और 20 सदस्य आपके संघ राज्य क्षेत्रों से आते हैं। ठीक है, इसके बाद जो 2 बच रहे हैं वो एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, लेकिन अभी आगे क्या है, अभी जो वर्तमान में लोकसभा की सीटें हैं वो 543 हो गई हैं। ठीक है, जो कि 543 निर्वाचित जो सदस्य होते हैं उनसे भरी जाती हैं। अभी 543 में से आपके राज्यों के होते हैं प्रतिनिधित्व और संघ राज्यों के भी प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ठीक है, और जो ये 2 सीटें लेस कर दी गई हैं, ये आपका जो एंग्लो इंडियन वाला समुदाय था उसको जो है समाप्त कर दिया गया है। आगे देखते हैं हम लोग। तो इसमें बताया गया है कि 1952 और 2020 के बीच भारत सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 अतिरिक्त सदस्यों को नामित किया जाता था, जिसे 104वें संविधान संशोधन द्वारा जनवरी 2020 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इससे पहले जो आपकी वर्तमान सदस्य संख्या थी वो थी 545, लेकिन अभी जब 2 एंग्लो इंडियन की सीटें हटा दी गई हैं जिनको राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता था, तो अभी सीटों की संख्या हो गई है 543। याद रखिएगा आप लोग कि वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 543 है। ठीक है, और ये किस संविधान संशोधन के तहत किया गया, तो ये 104वें संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। इसमें है भारत में मंत्रिपरिषद जो होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, जो कि संसदीय सरकार की एक मुख्य विशेषता है। याद रखिएगा इसको कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं लोकसभा चुनाव को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वोटिंग सिस्टम, सर्वाधिक मत द्वारा व्यक्ति की विजय, इसको कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वोटिंग सिस्टम ये लोकसभा के चुनाव में अपनाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा मत मिलेगा वही व्यक्ति विजेता बन के
आगे आता है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग बात करें कि लोकसभा जो सदस्य संख्या होती है, तो इसमें लोकसभा सदस्य बनने के लिए आपको न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो ये आपको बताया गया कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए आपको न्यूनतम 25 वर्ष की आयु होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग लोकसभा की अवधि देखेंगे, तो आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 वर्ष तक, ठीक है, यानी कि लोकसभा की जो अवधि होती है वो जब उसकी पहली बैठक होती है चुनाव के बाद, तब से लेकर 5 वर्ष तक की होती है, ठीक है। लेकिन इसके बाद ये स्वतः विघटित हो जाती है। इसके बाद मतलब 5 वर्ष बाद इसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है और दूसरी नई लोकसभा के फिर चुनाव संपन्न होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरी लोकसभा आ जाती है। अब आगे देखते हैं कि लोकसभा की अवधि आपातकाल के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। इसका मतलब है कि जब भी देश में कभी मतलब राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी जाती है, तो उस समय लोकसभा का जो कार्यकाल है 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। किंतु नोट यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि किंतु इसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर जैसे ये आपात आपका ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद ये 6 माह की अवधि के बाद ये इसका कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा ये नहीं रह सकती है आपात समाप्त होने के बाद। इसके बाद है कि लोकसभा में सीटों का रिक्त होना, पद का रिक्त होना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लोकसभा में सीटों का खाली होना कैसे होता है, तो उसका पहला रीजन है कि दोहरी सदस्यता। दोहरी सदस्यता का मतलब कोई व्यक्ति 2 सदनों की सदस्यता ग्रहण कर ले, तब वहाँ पे फिर जो वहाँ का पद होता है, सीट होती है, वो रिक्त घोषित कर दी जाती है, ठीक है। तो इसमें देखिए, कोई भी व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। अब संसद के दोनों सदन कौन से होते हैं, तो ये होता है आपका पहला राज्यसभा होता है, ठीक है। दूसरा सदन क्या है, ये लोकसभा होता है। तो कोई भी व्यक्ति एक साथ लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता है, ऐसा बताया गया है इसमें, ठीक है। इस कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए। आपका जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, उसमें कई सारे कारण बताए गए हैं, तो हम लोग आगे देखते हैं वो कारण कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है पहला कारण कि यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा में चुन लिया जाता है, तो उसे 10 दिन के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है। सूचना न देने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। मीन्स यह है कि कोई भी सदस्य जो है, अगर लोकसभा राज्यसभा दोनों में चुन लिया जाता है, तो 10 दिनों के भीतर उसको किसी एक सदन में ही रहना होगा, एक को छोड़ना होगा। अगर नहीं होता है तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर किसी सदन का सदस्य दूसरे सदन का भी सदस्य चुन लिया जाता है, तो पहले वाले सदन में उसका पद रिक्त हो जाता है। इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी एक सदन में पहले से सदस्य हो और बाद में उसे दूसरे सदन का भी सदस्य बना दिया जाता है, तो जो सदस्य है वो उसका जो पहले वाला सदन है उसकी वहाँ से सदस्यता समाप्त कर दी जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार जो फर्स्ट सदन होता है उससे वहाँ वो पद रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद तीसरा हमारा क्या प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीटों पर चुनाव जीत जाता है, यहाँ पे हो जाएगा जीत जाता है, तो उसे स्वेच्छा से किसी एक सीट को खाली करने का अधिकार है, अन्यथा दोनों सीटें रिक्त हो जाएंगी। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति जो है, मान लीजिए लोकसभा या राज्यसभा की 2 सीटों पर चुन लिया जाता है, ठीक है, उससे चुनाव लड़ा और वो जीत गया, तो उसे स्वेच्छा से किसी एक सीट को खाली करने का अधिकार है। मीन्स वो एक सीट को छोड़ सकता है और एक सीट को एक्सेप्ट कर सकता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो दोनों सीटें जो है खाली हो जाती है, रिक्त कर दी जाएंगी, ठीक है। ऐसा जो है आपका जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में प्रावधान किया गया है, ठीक है। अब दूसरा क्या तरीका है जिसके कारण लोकसभा की सीटें जो है सीट खाली हो जाती है, तो दूसरा रीजन है पद त्याग के द्वारा। मीन्स कोई भी जो सदस्य है वो अपना पद त्याग करके भी उस सीट को रिक्त कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है, कोई भी सदस्य यथास्थिति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। राज्यसभा में आपका सभापति होता है और लोकसभा में अध्यक्ष होता है। सभापति का मतलब है उपराष्ट्रपति, ठीक, वही राज्यसभा का सभापति होता है, को संबोधित त्यागपत्र द्वारा अपना स्थान त्याग सकता है। मीन्स लोकसभा का अगर सदस्य है तो लोकसभा अध्यक्ष को, अगर वो राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा के सभापति को अपना त्यागपत्र दे करके अपने पद से हट सकता है, ठीक है। इसके द्वारा भी लोकसभा की सीट खाली हो जाती है। आगे देखते हैं हम लोग।
आगे क्या कंडीशन दी गई है, आगे बताया गया कि त्यागपत्र स्वीकार होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाता है। ठीक है, अगर उसको जो त्यागपत्र का उसने आवेदन किया उसको अगर लोकसभा अध्यक्ष या सभापति एक्सेप्ट कर लेता है तो वो रिक्त हो जाता है। अदरवाइज यदि सभापति या अध्यक्ष त्यागपत्र को अस्वीकार कर सकता है, ठीक है, उसके पास ये अधिकार है कि वो त्यागपत्र को स्वीकार करे या ना करे। अगर वो स्वीकार नहीं करता है तो फिर उसकी सदस्यता बनी रहती है, फिर वो पद रिक्त नहीं होता है। ठीक है, बशर्ते कि उसे लगे कि त्यागपत्र स्वेच्छा से नहीं दिया गया है या वास्तविक नहीं है। ठीक है, अगर सभापति या अध्यक्ष को लगता है कि जो त्यागपत्र है वो उस व्यक्ति ने स्वेच्छा से नहीं दिया गया है, ठीक है, बाहरी किसी दबाववश दिया गया है, तो फिर वो उसका त्यागपत्र स्वीकार नहीं करता है और उसकी सदस्यता बनी रहती है। इसके बाद अगला है अनुपस्थिति द्वारा। ठीक है, अगर कोई भी सदन का सदस्य है, ठीक है, वो 60 दिनों तक, कितने दिनों तक, 60 दिनों तक, 60 दिनों की अवधि से ज़्यादा समय तक सदन की जो सभी बैठकें होती है, ठीक है, उनमें अनुपस्थित रहता है तो उसका पद रिक्त घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, अगर कोई भी सदस्य है 60 दिनों तक लगातार बिना बताए सदन की कार्यवाही से गायब है तो उसका पद अपने आप ही रिक्त घोषित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है, इसके बाद लोकसभा की शक्तियाँ तथा कार्य। ठीक है, तो लोकसभा की शक्तियों में देखिए हम पहला देखते हैं कि धन विधेयक, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया गया है, तथा वित्त विधेयक, इसका उल्लेख अनुच्छेद 117 में किया गया है। ये सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा की शक्तियाँ इस मामले में काफ़ी कम है, यानी कि धन विधेयक और वित्त विधेयक संबंध विधेयक जो हैं आपके केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इन पर निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ लोकसभा को है, लोकसभा अध्यक्ष को है, राज्यसभा का इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं लोकसभा की शक्तियों कार्य दूसरे। ठीक है, दूसरा क्या है, धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो आपका धन विधेयक होता है, दूसरा संविधान संशोधन विधेयक, इस पर जो लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान है राष्ट्रपति द्वारा आहूत किए जाने पर, वो इन दोनों के केस में नहीं होता है। ठीक है, और अन्य जो साधारण विधेयक होते हैं उनके संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जा सकता है। ये भी याद रखिएगा आप लोग कि कब जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद कार्यपालिका अर्थात सरकार पर लोकसभा का ही प्रभावी नियंत्रण होता है। ठीक है, अगर बात करें मेजरली तो लोकसभा ही सरकार होती है। ठीक है, राज्यसभा का उसमें ज़्यादा रोल नहीं होता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद उसी समय तक अस्तित्व में बनी रह सकती है जब तक किसी लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। ठीक है, अगर मंत्रिपरिषद जो आपकी है उसको लोकसभा का विश्वास खत्म हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को जो है अपना त्यागपत्र देना पड़ता है और सरकार आपकी गिर जाती है। ठीक है, इसके बाद चौथा पॉइंट है हमारा, कोई भी व्यक्ति एक समय में संसद या राज्य के विधानमंडल, यानी कि अब राज्य में ये आपका केंद्र की बात हो रही, ये आपका राज्य की बात हो रही, तो दोनों के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, यानी कि कोई व्यक्ति राज्यसभा, लोकसभा या किसी राज्य के जो विधानमंडल आपका विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य एक साथ नहीं हो सकता। ठीक है, अगर होता भी है, चुन लिया जाता है तो उसे 14 दिन के भीतर, ये कंडीशन याद रखिएगा कि उसे 14 दिन के भीतर राज्य के विधानमंडल की सीट खाली करनी होगी। ठीक है, अन्यथा संसद से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अगर वो राज्य विधानमंडल की सीट नहीं छोड़ता है तो उसकी जो संसद सदस्यता है वो निरस्त कर दी जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला है एक लोकसभा के पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं, तो इसमें पहला नाम आता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 93 में जो है लोकसभा के अध्यक्ष का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो उसमें क्या कहा गया है, लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष को नियुक्त करती है। ठीक है, अगला है कि लोकसभा अध्यक्ष, जो आपका लोकसभा अध्यक्ष होता है, इसका प्राथमिक कार्य क्या होता है, इसका प्राथमिक कार्य है लोकसभा की बैठकों का संचालन करना तथा उसकी जो लोकसभा की कार्यवाहियाँ होती हैं उसको व्यवस्थित व नियंत्रित करना। ठीक है, और आगे क्या है, संचालन संबंधी किसी भी संशय या मतभेद की अवस्था में उसका निर्णय अंतिम होता है, यानी कि लोकसभा की जो भी कार्यवाही होती है उसमें लोकसभा अध्यक्ष जो है सर्वे सर्वा होता है, उसका ही निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता है। ठीक है, इसके बाद है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये निश्चित करने का दायित्व लोकसभा अध्यक्ष का है। ठीक है, जब जो आपका मनी बिल होता है धन विधेयक, वो धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष ही कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति इसका निर्णय नहीं कर सकता। ये आपके अनुच्छेद
110 में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा आर्टिकल 110, ठीक है, 110 इसमें धन विधेयक का उल्लेख किया गया। आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा है, दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों का दायित्व है कि सदन की कार्यवाही संचालित करने के पूर्व आवश्यक न्यूनतम संख्या या कोरम निश्चित करें। ठीक है, ये भी जो है सभापति और लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं इन्हीं का दायित्व होता है कि एक जो आपकी मीटिंग होती है, बैठक होती है, ठीक है, उसके लिए एक निश्चित कोरम निश्चित करें। सदस्यों की संख्या, कोरम का मतलब होता है सदस्यों की संख्या। और कोरम के बारे में बताया गया कि कोरम क्या होता है, कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग होता है। ठीक है, जैसे आपकी मान लीजिए लोकसभा की सदस्य संख्या, यहाँ आगे बताते हैं, लोकसभा की सदस्य संख्या 550 है, तो इसका 1/10वां भाग जो है लगभग 55 सीटें लोकसभा कोरम बनेगा। 55 सीटें मिलाकर लोकसभा कोरम का निर्माण करेंगे। ठीक है, यानी कि किसी भी जो सीटों की संख्या होगी उसका 1/10वां भाग कोरम बनाएगा। आगे, लोकसभा अध्यक्ष किसी प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में प्रमुखता मत नहीं देता, किंतु बराबर मत होने की दिशा में वह निर्णायक मत देता है। इसका मतलब है कि जब किसी विषय पर पक्ष और विपक्ष में मतदान होता है, ठीक है, और वहाँ पर कोई निर्णय नहीं निकल के आता, तो वहाँ पर फिर लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका मत निर्णायक मत के रूप में होता है। ठीक है, लेकिन उसका इस्तेमाल वो तब कर सकता है, तभी कर सकता है जब ये अंत में करे, ना कि इसकी शुरुआत में ही अपना मत दे। ठीक है, वो निर्णायक मत दे सकता है। ठीक है, प्रथमता मत नहीं दे सकता वो। ठीक है, लेकिन आज तक लोकसभा अध्यक्ष को इस अनन्य निर्णायक मत में मतदान के अधिकार का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो इसकी आवश्यकता आज तक नहीं पड़ी है। ठीक है, आगे, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष, यहाँ हो जाएगा उपाध्यक्ष को देता है। ठीक, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है तथा लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा भी हटाया जा सकता है। यानी कि लोकसभा अध्यक्ष अपना जो है त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को दे करके अपने पद से मुक्त हो सकता है, या फिर उसको लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके भी हटाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे है कि 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल विरोधी कानून के तहत लोकसभा के किसी सदस्य के संबंध में दल बदल संबंधी शिकायत मिलने पर उसकी निर्भरता के प्रश्न पर फैसला लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष की यह शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन की अधीन है। ठीक है, अगर किसी भी सदस्य जो सदन का सदस्य है उसका दल बदल संबंधी कोई शिकायत आती है तो उसकी निर्भरता डिसाइड करने का अधिकार सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष को है। वही डिसाइड करता है कि वो दल बदल संबंधी शिकायत उसके अगेंस्ट है या उसके पक्ष में। ठीक है, तो ये उसी का निर्णय होता है। इसके बाद होता है प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। याद रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर जो होता है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो सामान्यतः लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। मीन्स ये है कि जो प्रोटेम स्पीकर होता है आपका, ये लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में सदन की मदद करता है और नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाता है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, शपथ कौन ग्रहण करवाता है नवनिर्वाचित सदस्यों को, तो ये आपका प्रोटेम स्पीकर होता है। तत्पश्चात प्रोटेम स्पीकर पद स्वतः समाप्त हो जाता है। जैसे ही नई लोकसभा की पहली बैठक हो जाती है और सभी सदस्यों का शपथ ग्रहण हो जाता है, तो उसके बाद आपका जो प्रोटेम स्पीकर होता है इसका पद समाप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हमारा यहीं तक था, और इस वीडियो में हम लोगों ने लोकसभा से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर डिस्कशन किए। तो लोकसभा से संबंधित मैं एक आपसे प्रश्न पूछता हूं, अगर आपको उसका आंसर पता है तो उसका कमेंट में उसका उत्तर दीजिएगा कि सर्वाधिक लोकसभा की सीटें किस राज्य में हैं, ये आपको बताना है, और सर्वाधिक के बाद न्यूनतम लोकसभा की सीटें किस राज्य में हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है विधानमंडल की चर्चा कर रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।